नमस्ते। रीढ़ की हड्डी, लेखक जगदीश चंद्र माथुर। अभ्यास के प्रश्न कृतिका भाग 1, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कृतिका भाग 1 के अध्याय रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर अभ्यास खंड की हम आज बात कर रहे हैं। और यह जो अभ्यास खंड के प्रश्न उत्तर या अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, यह मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर आप देख रहे हैं। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक अध्याय, जो कि कृतिका भाग 1 में संकलित है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्कसंगत है? ऐसा अक्सर देखा जाता है कि खास उम्र के लोग अपने जमाने की खूबियों को याद करके नए जमाने को कोसते हैं। किसी भी दो जमाने की इस तरह की तुलना से या तुलना करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। जैसे कि प्राय यहां इस प्रश्न को समझा दें, जैसे कि प्राय यह माना जाता है कि बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, एक हमारा जमाना था, ऐसा उसमें होता था, इस तरह की चर्चा कई बार लोग करते हैं। तो यह इस प्रकार इस प्रश्न में यह बताने का प्रयास किया गया कि ऐसा करना कुछ हद तक उचित नहीं है। समय परिवर्तनशील है और अब जानते हैं समय जैसे बदलता है तो वैसे वैसे कई चीजें बदलती चली जाती हैं। समय परिवर्तनशील होता है और समय के साथ साथ वस्तु स्थितियां भी बदलती हैं। हर जमाने के अपने मूल्य और अपने प्रणालियां होती हैं। ज्यादातर मामलों में आधुनिक जमाना बीते हुए जमाने की तुलना में प्रगतिशील ही होता है। यानी कि लेखक यहां जगदीश चंद्र माथुर बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में जिस प्रकार के क्रियाकलाप, वार्तालाप, बातचीत होती थी, नया जमाना, नया आधुनिक समय उससे साम्य नहीं बैठा था, अलग होता है, नया होता है। परंतु फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें हमारे अतीत में होती हैं, हमारे पूर्वजों के नाम पर होती हैं, हमारे संस्कारों, हमारे दिशा निर्देशों, हमारे सिद्धांतों पर होती हैं। हमें उनको कदापि नहीं भूलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? रामस्वरूप की बेटी की उम्र विवाह लायक हो चुकी है। भारतीय परंपरा के हिसाब से उन्हें जल्दी से कोई योग्य वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय करना है। तत्कालीन समय में लड़कियों का अधिक पढ़ा लिखा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, इसलिए रामस्वरूप को अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने में कठिनाई हो रही होगी। इसलिए वे विवश है कि अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को विवाह के लिए छिपा रहे हैं। यानी कि रामस्वरूप जी अपनी बेटी का विवाह शीघ्र इसलिए करना चाहते हैं। एक तो वह विवाह के उम्र के अनुसार हो गई है, दूसरा तत्कालीन समाज में अधिक पढ़ा लिखा उचित नहीं मानते थे। यानी कि यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में और लेखक जगदीश चंद्र माथुर उस ओर संकेत करना चाहते हैं कि उस काल में, उस समय में अधिक लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं माना जाता था। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? इस प्रश्न को फिर देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर देखेंगे हम। इस प्रश्न का उत्तर हमें पढ़ना है और लिखना है अपनी कॉपी में। हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि उसकी शादी ठीक होते वक्त उसकी बात भी सुनी जाए। जब बड़े बुजुर्गों द्वारा रिश्ते परंपरागत तरीकों से ठीक किए जाते हैं तो वर पक्ष को कुछ अधिक ही अधिकार प्राप्त होते हैं। लड़के वाले हर तरीके से ठोक बजाकर लड़की को जांचते परखते हैं। यह बात किसी भी स्वाभिमानी लड़की को नागवार गुजर सकती है। वहीं दूसरी ओर यह उम्मीद की जाती है कि लड़के से कोई भी सवाल न पूछा जाए। ऐसी बात महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का गला घोंटती है। इसलिए रामस्वरूप अनुचित कर रहे हैं, रामस्वरूप उन्हें अनुचित मान रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। गोपाल प्रसाद एक बहुत बड़े अपराधी हैं क्योंकि उनके लिए रिश्तों और व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं है। रामस्वरूप भी एक अपराधी हैं क्योंकि वे जमाने के दबाव में आकर पाप कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रामस्वरूप किसी तरह से अपनी बेटी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि
हालांकि लेखक इस प्रश्न के इस उत्तर की अंतिम लाइन में समझाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मतलब वही चाहते हैं कि किसी भी तरह से समाज के लांछन से वह बच जाए और अधिक उम्र की लड़कियों को गांव में या समाज में उचित मान नहीं मिलता, ये भी समझाने का प्रयास यहां किया गया है। अगला प्रश्न देखें आप, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? शंकर किसी आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप बैठा है, उसके लिए उसकी अपनी इच्छा का कोई मतलब नहीं है, उसमें स्वाभिमान की सख्त कमी है। यह बात उसके यह मान लेने से पता चलती है कि वह इस बात से आश्वस्त नहीं है कि उसकी पढ़ाई कब पूरी होगी। उसे अपनी भावी पत्नी के व्यक्तित्व को जानने में भी कोई रुचि नहीं है। अब यहां पर देखिएगा कि वह जो व्यक्ति शंकर जिसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह करने की इच्छा जताई जा रही है, तो वह शंकर चुपचाप बैठा है, उसके मन में किसी भी प्रकार अपनी पत्नी के बारे में जानने की कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न देखें, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दे। उत्तर, शंकर जैसे लड़के समाज पर बोझ सिद्ध होते हैं। शंकर अपने पिता की कमाई पर ऐश करना चाहता है, ऐश करना जानता है। उमा में आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा है, उसे बाहरी दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है। यदि उमा जैसी लड़की होगी तो समाज कुछ आगे बढ़ सकता है, यहां पर लेखक ये संकेत करना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखें, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस नाटक में दो मुख्य पात्र उमा और शंकर दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। एक और उमा के पास स्वाभिमान है तो दूसरी ओर शंकर के पास स्वाभिमान की सख्त कमी है। यहां पर रीढ़ की हड्डी उसी स्वाभिमान का सूचक है, इसलिए यह शीर्षक इस नाटक पर सटीक बैठता है। यानी कि जो यह इस अध्याय का जो शीर्षक है, इस कहानी का जो शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सटीक है। कथावस्तु के आधार पे अगला प्रश्न की बात करें तो कथावस्तु के आधार पे आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हो, क्यों? हालांकि इस नाटक के ज्यादातर संवाद राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के हिस्से आए हैं, लेकिन पूरा नाटक उमा के इर्द गिर्द घूमता है। शुरू की सारी तैयारी उमा की शादी तय करने के लिए होती है। नाटक का अंत भी उमा के मुखर विरोध से होता है, इसलिए उमा ही इस नाटक की मुख्य पात्र है। यानी कि जो नाटक या एकांकी या जिसको कहानी के रूप में हम समझ सकते हैं, ये जो कहानी स्वरूप एक एकांकी और एक नाटक स्वरूप एक अध्ययन हमारा कृति का भाग 1 में संकलित किया गया। इसमें मुख्य पात्र या पात्रा केवल और केवल हम कहेंगे कौन है, उमा सिद्ध होती है। आगे देखिए, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। उत्तर है, राम स्वरूप आधुनिक ख्याल के व्यक्ति हैं, लेकिन वे जमाने से समझौता करने को भी तैयार रहते हैं। उनके द्वारा उमा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना उनके आधुनिक सवालों को, आधुनिक ख्यालों को दर्शाना है, लेकिन उमा की शादी के लिए कुछ समझौते करना उनकी मजबूरी को दिखाता है। गोपाल प्रसाद बड़े कैया लगते हैं क्योंकि वे शादी को बिजनेस मानते हैं। वे उस पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर लगते हैं जिसमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। यानी कि पुरुष प्रधान समाज का विरोध करने का प्रयास भी लेखक करना चाहते हैं, और किस प्रकार से वह एक व्यक्ति जो कि शादियों को बिजनेस मानता है, व्यापार समझता है, इस ओर भी संकेत किया गया है। आगे देखिएगा, इस एकांकी का उद्देश्य लिखना है हमें। इस एकांकी का क्या उद्देश्य लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य है, उत्तर देखें, इस एकांकी का उद्देश्य है समाज की विडंबनाओं को दिखाना। एक ओर समाज आगे बढ़ने की इच्छा रखता है तो दूसरी ओर उसकी बेड़ियों या उसे बढ़ने नहीं देती। समाज की जो बेड़ियां लोगों ने द्वारा निर्धारित की गई हैं, अनेक दिशा निर्देश, नियम कानून बना दिए गए होते हैं जो समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन हर काल में, हर समाज में कुछ लोग आगे आते हैं जो पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहां पर भी दिखाने का प्रयास किया गया कि समाज की विडंबनाओं को दिखाना इस एकांकी, कौन सी एकांकी, रीढ़ की हड्डी, जिस एकांकी को हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, 11वां प्रश्न हमारे सामने है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को उचित स्थान मिले, इसके लिए कुछ प्रयास हमारे द्वारा किए जा सकते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कई प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें सबसे अहम कोशिश होती है महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। ऐसा कहा गया है कि यदि आप किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करते हैं।
इसके अलावा महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण बदलने की भी जरूरत है। यानी पुरुष प्रधान समाज यदि अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर ले तो निश्चित रूप से महिलाओं की दशा में कुछ सुधार हो सकता है, परंतु पुरुष प्रधान ऐसा है कि जो संकीर्ण मानसिकता का परिचय देता है, जो कि उनके लिए उचित नहीं है। क्योंकि यदि इस प्रकार से पुरुष प्रधान महिलाओं का शोषण या महिलाओं का विरोध करेगा, उन्हें समाज में अपने समकक्ष मानने का प्रयास नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से समाज एक दिशाहीन हो जाएगा। जो कि सब जानते हैं कि पुरुष का आधार महिला होती, स्त्री होती है, जिसके बिना यह जीवन संभव नहीं है। जैसे कि मान्यता रही कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं और एक पहिया खराब हो जाएगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ पाएगी। इस तरीके से समाज में उनको पूर्ण रूप से मान सम्मान मिलना चाहिए। स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और लगातार आप इसको इसी प्रकार यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहें और आप लगातार अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ये चैनल पहुंचाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर किया करें, जिससे मुझे पता चले कि आपके मन में जो प्रश्न उसको उत्तर में दे सकूं। धन्यवाद।